आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ द एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का कि ये आपके एमडी गेट में तो आता ही आता है, मगर ये वो चैप्टर है जिससे आपकी केमिस्ट्री की डिस्कवरी हुई। तो केमिस्ट्री ही इसी चैप्टर से निकली। एटॉमिक स्ट्रक्चर इज़ वन ऑफ द मेन चैप्टर ऑफ द केमिस्ट्री, जिसको अच्छी तरह पढ़ने के लिए अच्छा दिमाग और बहुत अच्छा फोकस चाहिए होता है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है लर्निंग चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कंटेंट है और बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें हैं ऐसी जो हमें नई बिल्कुल लगेंगी। तो इस चैप्टर को आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा ख़त्म करें और इसके बारे में हर एक चीज़ को वेल डिफाइंड वे में तैयार करें और पढ़ें। SLOs मैंने सारे के सारे रिव्यू कर लिए हैं और मैं इसको आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाऊँगा इंशाल्लाह, और आई होप आपको समझ भी आएगा इस चैप्टर का हर की कॉन्सेप्ट। इसके की कॉन्सेप्ट से एक्चुअली लेंदी होने वाले हैं हमारे लिए, तो क्योंकि जो मैंने आगा खान के सिलेबस के लिए पढ़ा था वो भी उतना ही लेंदी है और जो PMBC के लिए पढ़ाऊँगा वो भी उतना ही लेंदी है, तो कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, वी हैव अ चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स या कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं आपको समझनी पड़ेंगी। दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर, इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि ये कैलकुलेशंस के लिए सारी चीज़ें काम आती हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ, प्लस न्यूट्रॉन्स इज़ इक्वल टू एटॉमिक मास और मास नंबर, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज द न्यूक्लियन नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर का प्रोटॉन नंबर को नोट करते हैं हम Z से, और जो मास है या न्यूक्लियन नंबर उसे हम करते हैं A से। तो X के ऊपर A और Z इस तरह हम लिख सकते हैं, या कोई भी कंपाउंड हो, यहाँ पर इसका एटॉमिक मास होगा, यहाँ पर इसका प्रोटॉन नंबर होगा या एटॉमिक नंबर होगा। Protons and neutrons are present inside the nucleus. Protons and neutrons are present inside the nucleus के अंदर, which make the mass of atom. ये एटम का मास बनाते हैं, मास ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं आपके, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द ऑर्बिट्स, मूविंग इन ऑर्बिट्स, जो ऑर्बिट्स आपके न्यूक्लियस के अराउंड होते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिव चार्ज आपको पता है, और जो यहाँ पे E+ होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो आपके न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल। इन अ न्यूट्रल एटम, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज़ द सेम। न्यूट्रल एटम में दोनों सेम होते हैं। ठीक है, when an electron is removed from the outermost shell, electron is removed from the outermost shell, from outermost shell या फिर valence shell, the atom becomes positive, the atom becomes positive ion, and when an electron is added, और जब आपका इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है outermost shell में, valence shell में, तो आपका जो एटम है वो नेगेटिव आयंस का बन जाता है, नेगेटिव आयंस का बन जाता है। तो दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट। आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब मेरे पास जो है बड़ा मेन SLO है PMBC का, दैट इज़ द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स लाइक पॉजिटिव चार्ज आयंस। प्रोटॉन्स को हम एक और नाम देते हैं पॉजिटिव रेज। डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज या फिर प्रोटॉन्स इज़ द सेम। सबसे पहले मैं एक डायग्रामेटिक व्यू बनाऊंगा आपके सामने। ये फॉर एग्जांपल एक मिनट, थोड़ा सा सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना दूँगा इस तरह से। ये मेरे पास सिलेंडर है और इसके अंदर एक एनोड है। एनोड कैथोड्स को हम डिटेल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डील करेंगे, दैट इज़ इन आवर सिलेबस, वो हम एंड में ऑफ द फर्स्ट ईयर चैप्टर करेंगे। एंड हियर वी हैव परफोरेटेड ट्यूब, वेट अ मिनट,
Here we have perforated tube that is called the cathode tube, a cathode, ठीक है। और यहाँ जो है इसी के साथ एक आपका कुछ अटैच है लाइक बॉक्स टाइप या फिर कोई नोडल टाइप। सो परफोरेटेड कैथोड मेरे पास ये है, परफोरेटेड कैथोड विच हैज़ अ नेगेटिव साइन, और दिस इज़ कॉल्ड द एनोड विच हैज़ अ पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एंड यहाँ आपका फ्लोरेसेंस है, फ्लोरेसेंस मतलब आपका ग्लो, ग्लो जो कि आपका पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस करते हैं। सो वी हैव अ ग्लो या फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस्ड बाय पॉजिटिव रेज, ठीक है, इसे हम फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। और यहाँ मेरे पास पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है और यहाँ मेरे पास नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है। इसी तरह यहाँ नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है। और इस तरह मेरे पास ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है स्क्रीन के अंदर। जो नेगेटिव चार्ज है दैट इज़ द कैथोड रेज, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम कैथोड, क्योंकि नेगेटिव रेज हैं तो नेगेटिव होगा साइन, और दीज आर द पॉजिटिव रेज बीइंग प्रोड्यूस्ड, पॉजिटिव रेज बीइंग प्रोड्यूस्ड as a result of ionization of gas molecules। इसके अंदर फॉर एग्जांपल मेरे पास नियॉन गैस है या हीलियम गैस है, तो उसकी मदद से यहाँ पे जो ग्लो हो रहा है स्क्रीन पर ये होता है ग्रीनिश फ्लोरेसेंस होता है, ग्रीनिश कलर होता है बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स। तो अब हम इस डायग्राम के मुताबिक पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स या फिर पॉजिटिव चार्जेस। द पॉजिटिव रेज हैज फर्स्ट बीन आइडेंटिफाइड या ऑब्जर्व बाय द गोल्डस्टीन, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन्स की रेस को या प्रोटॉन्स को 1886 के अंदर। ही हैड कट स्मॉल होल्स इन कैथोड, परफोरेटेड का मतलब है स्मॉल कट्स, एंड सी पेंसिल लाइक रेज स्ट्रीमिंग थ्रू द होल्स। पेंसिल लाइक रेज आपके डायग्राम से देखें आपकी होल से निकल रहे हैं, ठीक है, विच ही कॉल्ड कैनाल रेडिएशन, उसको हमने कैनाल रेडिएशन भी कहा कैथोड रेज को। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द रेज वॉज नॉट आइडेंटिफाइड, ये जो पॉजिटिव चार्ज आपको नज़र आ रहा है जब तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ था until 16 years later, 16 years तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ था। अब जब डिफ्लेक्टेड मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास प्रोड्यूस हुई तो दे वर मच हार्डर टू डिफ्लेक्ट द कैथोड रेज। तो ये जो पॉजिटिव आयंस थे ये इनके लिए मुश्किल था कि ये कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट कर दें, बट they were deflected in the opposite direction, suggesting that they could be a massively positively charged particles, क्योंकि ये बिल्कुल कैथोड रेस है कैनाल रेस से बिल्कुल अपोजिट हैं, इनके डायरेक्शन इस तरफ है और पॉजिटिव रेस की इस तरफ है। तो इन्होंने ऑपोजिटली डायरेक्शन में मूव करके बताया कि हम प्रोटॉन का मास क्योंकि ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, तो ये पॉजिटिव और मैसिव रेज हैं। एक साइंटिस्ट था वेन, उसने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड यूज़ की टू एग्जामिन द पॉजिटिव रेज, ठीक है। He found that the maximum specific charge was around 2000 times, यानी कि मैक्सिमम जो चार्ज था इन रेस के अराउंड वो 2000 टाइम्स स्मॉलर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन से स्मॉलर था तो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होगा, स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन्स, 2000 चार्ज वॉज स्मॉलर देन इलेक्ट्रॉन, सजेस्टिंग दैट दे कुड बी आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स। उसने कहा कि ये जो स्मॉल चार्ज है 2000 का इलेक्ट्रॉन से जो कम है, उसने कहा ये हाइड्रोजन एटम्स की बात हो रही है यहाँ पर जो कि आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल हैं। हम प्रोटॉन को हमेशा H+ से डिनोट करते हैं, H+ आयंस, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ द प्रोटॉन हुई। इसको मैंने लिखा नहीं क्योंकि लिखने में बहुत लंबी हो जाती, आपको बस एक्सप्लेन करना था मुझे विद द की कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हमारे चैप्टर बहुत लेंथी है बहुत ज़्यादा, तो इसके लिए मुझे कम से कम जो है ना अपना टाइम वेस्ट करना है। सो अब बढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर पॉजिटिव रेज की फीचर्स पर। सो वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉजिटिव रेज। तो अब ये प्रॉपर्टीज़ याद कर लो ताकि आपके MCQs के अंदर आ सकें। दीज रेज ट्रैवल इन अ
straight line and are deflected by electric and magnetic fields। यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस तो नहीं है कि ये डिफ्लेक्ट हो रही हैं बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, डिफ्लेक्ट नहीं होती। सो डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वे दैट रिवील्स देयर पॉजिटिव चार्ज। इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से, डिफ्लेक्शन की वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को आइडेंटिफाई किया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लो। द रेशियो ऑफ चार्ज टू मास रेशियो फॉर दीज पॉजिटिव चार्ज रेस कंसिडरेबली स्मॉलर दैन इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा था वाइल प्रोटॉन का कम था। ठीक है। द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पॉजिटिव रेस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इन द ट्यूब। नेचर ऑफ गैस इन द ट्यूब, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन से कम है और किस पर डिपेंड कर रहा है आपका? नेचर ऑफ द गैस इन अ ट्यूब। यानी कि द हाईएस्ट, जितना आपका, एक मिनट सॉरी, जितना आपका जो है हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा, charge to mass ratio is obtained if hydrogen gas is present। अगर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट होगी जब ही आपके पास चार्ज टू मास रेशियो ज़्यादा होगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब वो फ्लोरेसेंस या फिर ग्लो आप पे किसी भी गैस की मदद से आ सकता है, उसका मसला नहीं है। सो पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉम्बार्डमेंट। बॉम्बार्डमेंट यानी कि आपको पता है बॉम्बार्ड करना, बॉम्बार्डमेंट ऑफ हाई स्पीड कैथोड रेज। हाई स्पीड कैथोड रेज की मदद से ये बॉम्बार्डमेंट हुई ऑन द गैस मॉलिक्यूल्स, और गैस मॉलिक्यूल जो आपके इंक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसकी आयोनाइजेशन की मदद से आपके पास पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन एंड द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द पॉजिटिव रेज डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन या कैथोड या कैनाल रेज की डिस्कवरी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसे पढ़ेंगे भी। ठीक है। तो अब मेरे पास एक टर्म है जो कि इस पूरे केमिस्ट्री की जड़ है, दैट इज़ द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और ये फिज़िक्स की भी एक जड़ है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, कि इसने क्या कहा था। ओके, सो अकॉर्डिंग टू हिज रेवोल्यूशनरी थ्योरी, एनर्जी ट्रेवल्स इन अ डिसकंटिन्यूस, क्वांटम से याद आ गया होगा, मैंने फिजिक्स में पढ़ाया था, डिसकंटिन्यूस मैनर, एंड इट इज़ composed of a large number of tiny discrete units या particles, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा। ठीक है। क्वांटा इज अ प्लूरल फॉर्म एंड क्वांटम इज अ सिंगुलर फॉर्म। द मेन पॉइंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं? नंबर 1, एनर्जी इज नॉट इमिटेड और एब्जॉर्ब कंटिन्यूसली। एक तो ये पॉइंट हो गया। रादर इट इज emitted or absorbed in a discontinuous manner and in the form of wave packets। चलो भाई समझ आ गई ये बात, वेव पैकेट्स की फॉर्म में डिसकंटिन्यूस मैनर में ट्रैवल करती है, एमिट होती है, अब्जॉर्ब होती है। ईच वेव पैकेट जो मैं कह रहा हूँ, या फिर मैं कह सकता हूँ क्वांटम इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि हर क्वांटा की अपनी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है। नंबर 3, इन द केस ऑफ लाइट, या लाइट को मैं एक और नाम देता हूँ ऑप्टिक्स, द क्वांटम, जो क्वांटम एनर्जी है या क्वांटम ऑफ एनर्जी इज़ ऑफन कॉल्ड, उस क्वांटम की एनर्जी क्या कहलाती है, मैंने बताया था, याद करो, फोटोन। ठीक है। नंबर 4,
द अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द क्वांटम ऑफ रेडिएशन, अब यही पूरी बात जो मैंने लिखी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन, एफ ऑफ द रेडिएशन, यानी कि फोटोन ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। एफ और ई आपकी बराबर है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अ बॉडी कैन एमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली इन टर्म्स ऑफ, अब ये बात याद रखना, इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ, आगे लिख देता हूँ, इंटेग्रल मल्टीपल्स ऑफ क्वांटम। तो इसका मतलब ये है कि E इज़ इक्वल टू एच एफ एक रिलेशन था, और जो आपके पास एक और रिलेशन है E इज़ इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, सही है ना। तो अब ये एनर्जी जो है आपकी इमिट और एब्जॉर्ब हुई, ये इंटेग्रल मल्टीपल हो सकता है, लाइक 1 2 3, दीज आर द इंटीजर्स, इसलिए हम कहते हैं इंटेग्रल मल्टीपल होना चाहिए। सो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की मैंने आपको सीरीज़ बताई थी, लाइमन, बाल्मर और कहते हैं पास्किन, ब्रैकेट, पी फंड, ये सब मैं बता चुका हूँ फिज़िक्स में, तो अब शायद ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर बताऊँ, ठीक है। सो ये आपको याद रखने की ज़रूरत उसी रीजन में थी जो मैंने फिज़िक्स में पढ़ाई थी, ठीक है। सो इस तरीके से हम कहते हैं इस बात को। साथ ही साथ जो आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, दैट इज़ द लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इज़ द सेम थिंग, जो अभी हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर पढ़ा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, दैट इज़ द सेम थिंग। सीरीज़ आपको याद होनी चाहिए, लाइमन, बाल्मर और पास्किन, ब्रैकेट, पीफन, ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो अब ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स में पढ़ा चुका हूँ मैं ये। सो अब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट है जो हमारे पीएमडीसी में बड़ा हाईलाइटेड है, द शेल्स, सब शेल्स एंड ऑर्बिटल्स, तो हम इसको डील करेंगे, ठीक है। सो अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ दैट रिवॉल्व्स अराउंड द ऑर्बिट्स, तो इलेक्ट्रॉन्स की बात करने की ये वजह है कि ईच सब शेल होल्ड्स अ डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ईच सब शेल होल्ड्स अ डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अच्छा, शेल तो आपको पता है ना, फर्स्ट शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल। अब जो सब शेल हैं वो क्या होते हैं मैं पढ़ाऊँगा अभी, और सब शेल जो हैं डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को होल्ड करते हैं। सो एवरी ऑर्बिटल कैन होल्ड अ मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। हर ऑर्बिटल जो है आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स तक आपके कर सकता है होल्ड। सो अब यहाँ पर मैं एक टेबल बनाऊँगा दैट रिप्रेजेंट्स द सब शेल एंड दैट हेयर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। अगर मेरे पास सब शेल है S, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होने चाहिए 1। अगर मेरे पास सब शेल है P, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होने चाहिए 3। अगर मेरे पास सब शेल है D, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होने चाहिए 5। अगर मेरे पास सब शेल है F, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होने चाहिए 7। इसको याद कर लो, बस रट्टा लगा लो इसका, ठीक है। ठीक है, ये रट्टे की चीज़ें से आए, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, एक और टेबल बनाता हूँ, दैट इज़ द शेल नंबर। हेयर वी हैव नंबर ऑफ सब शेल and here we have subshells and here we have number of electrons। अब इस टेबल को भी याद कर लेना किस तरीके से। शेल नंबर 1 के शेल, नंबर ऑफ सबशेल्स 1 बोलें तो 1s। इलेक्ट्रॉन्स कितने रिवॉल्व करेंगे 1:2 इलेक्ट्रॉन्स। सब शेल है, सॉरी शेल नंबर है 2, यानी कि के एल शेल। एल शेल में नंबर ऑफ सबशेल्स हैं 2, इसको समझ लेता हूँ के एल। और इसमें सब शेल्स कितने होने चाहिए 2s और 2p। और कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें 4:2 पावर इलेक्ट्रॉन। सेल नंबर 3 के एल एम, नंबर ऑफ सब शेल्स 3, सब शेल्स 3s 3p
3D 9:2 इलेक्ट्रॉन वैल्यू आ गई। एन शेल यानी कि शेल नंबर 4 एन शेल है मेरे पास, एक मिनट, एन शेल है मेरे पास और नंबर ऑफ सब शेल्स हैं 4, 4s, 4p, 4d, 4f, 16 इंटू एक्सपोनेंट 2e इलेक्ट्रॉन। इसको भी याद कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जनाब, अब एक इम्पॉर्टेंट बात लिखने जा रहा हूँ मैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स a shell can hold can be determined by the formula number of electrons in a shell। तो मैं कैसे मालूम करूँगा यार, मुझे कैसे पता चलेगा? तो एक फार्मूला है 2n²। तो 2n² में जो आपका n है दैट इज़ द शेल नंबर। अगर मुझसे पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल दैट इज़ फार्मूला 2n²। तो इसी के बाद कुछ और फार्मूला हैं, उसको भी डील कर लेते हैं। अच्छा जनाब, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल, ये एक फार्मूला से दिया है n। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल इज इक्वल टू n²। number of electrons in subshell is given by 2 is given by, यहाँ लिख रहा हूँ 2l plus 1 और number of orbitals in a subshell is given by 2l plus 1। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखो। और जो ये हमारे पास L है दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बल्कि सॉरी, एक मिनट, दैट इज़ नॉट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो तो हमारे पास n होता है। ये होता है हमारे पास एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये आगे पढ़ेंगे हम क्या होता है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और जो n होता है दैट इज़ कॉल्ड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अभी हम इन दोनों के बारे में आगे पढ़ेंगे, बस फॉर्मूला याद रखो क्या फॉर्मूला है किस चीज़ का। ठीक है, पॉसिबल स्पेस ओरिएंटेशंस एक टर्म है मेरे पास। पॉसिबल स्पेस यानी कि हर इलेक्ट्रॉन या हर ऑर्बिट की या हर ऑर्बिटल की पॉसिबल ओरिएंटेशंस कितनी होनी चाहिए स्पेस के अंदर। लाइक जो s ऑर्बिटल है इसकी 1 होनी चाहिए, जो p ऑर्बिटल है वो 3 होनी चाहिए, और वो होनी चाहिए 3 तो होनी चाहिए मगर ट्रिपली डीजेनरेट। जो d ऑर्बिटल है उसकी होनी चाहिए 5 एंड 5 फोल्ड्स डीजेनरेट, याद रखो। और जो f ऑर्बिटल है इसका होना चाहिए 7 फोल्ड्स डीजेनरेट। ठीक है, सो इस तरीके से आप यहाँ पे याद रखोगे इन चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शेप्स ऑफ s, p एंड d ऑर्बिटल्स जो हमारे एसएलओ में ख़ास तौर पर मेंशन है। जो s ऑर्बिटल की अगर मैं बात करूं, s ऑर्बिटल की, इसके बारे में है इट इज़ स्फेरिकल इन शेप एंड कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैंने बताया था द 2s ऑर्बिटल इज़ लार्जर दैन 1s। ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कराऊंगा, अभी सिर्फ ये डेफिनेशन और उसके पॉइंट्स याद रखो। ठीक है, p ऑर्बिटल की अगर बात की जाए सो इट इज़ द डम्बल शेप
ठीक है। इट फॉलोज द हंड रूल्स। हंड रूल क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, हंड्स रूल। और हंड्स रूल का मतलब था डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट, और डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब है हैव ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी लेवल, हैंस मे बी फील्ड। जब सेम एनर्जी लेवल्ड होगा तो फील्ड होगा सिंगली बिफोर पेयरिंग कैन अकर, यानी कि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने अलग अलग एनर्जी शेल में अलग अलग जाएगा, पेयरिंग से ज़्यादा कंसिडर करेगा अलग अलग रहना। दैट इज़ कॉल्ड द डीजेनरेशन। और ये हंस रूल ने बताया था, इसको मैं आगे और डिफाइन करूँगा, बस इसको इतना ही याद रखो। दे ऑल्सो हैव द ओरिएंटेशन ऑफ, जैसे कि 3D ऑर्बिटल है तो उसके अंदर आपका होता है px, py और pz। सही है। हंस रूल क्या होता है मैंने ये बता दिया, ये मैं आगे बताऊंगा इसको और अच्छी तरह। एंड नाउ वी हैव फाइनली d ऑर्बिटल्स हैव 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस। d ऑर्बिटल्स के पास जो है 5 डिफरेंट ओरिएंटेशंस होती हैं। तो वो कौन कौन सी होती हैं पढ़ लेते हैं। dxy, dyz और dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dx स्क्वायर, सॉरी dz स्क्वायर। तो ये आपके पास d ऑर्बिटल्स की 5 डिफरेंट ओरिएंटेशन होती हैं। तो इस सब को याद करो, सही है, बहुत अच्छी तरह। ये याद करोगे तो आगे ही समझ आएगा पूरा कॉन्सेप्ट। इसमें सिर्फ रट्टा है और कुछ नहीं है भाई, सिर्फ फार्मूला वगैरह याद कर लो आपका हो जाएगा। सो 4 इलेक्ट्रॉनिक क्वांटम नंबर्स मेरे पास पब्लिश्ड हुए। तो क्वांटम नंबर्स का मतलब क्या है देखते हैं। क्वांटम नंबर्स जो हैं स्पेसिफाई करते हैं शेल्स को, सब शेल्स को और ऑर्बिटल्स को, और उसी के साथ साथ स्पिन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के स्पिन्स को, ठीक है। क्वांटम नंबर कंप्लीट यानी कि दे कंप्लीटली डिस्क्राइब, क्वांटम नंबर ने डिस्क्राइब किया द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक को बताया इन एन एटम के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं। सो अब इसी के साथ साथ हम बढ़ेंगे अपने क्या कहते हैं क्वांटम नंबर्स के कॉलम के ऊपर और क्वांटम नंबर्स की टाइप्स के ऊपर। सो ये जो मैं अब कॉलम बनाऊंगा ना, इसको याद तो करना ही करना है, मगर ये क्या बन गया, एक मिनट, मगर इसको इस तरीके से समझना है कि पेपर में जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो इसी टॉपिक से आते हैं जो मैं आप पढ़ाने जा रहा हूँ विद द कॉलम्स। सो यहाँ पे पहले मैं एक लाइन बना दूँ, एक और एक यहाँ बना दूँ और एक यहाँ बना देता हूँ, एक यहाँ, ठीक है। तो अब इन कॉलम्स के हिसाब से हम पढ़ेंगे अपना जो टॉपिक पढ़ेंगे। सो क्वांटम नंबर की जो फर्स्ट टाइप है दैट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर and it is denoted by n. Number 2 we have azimuthal quantum number, it is denoted by L, मैंने बताया था। Magnetic quantum number, it is denoted by M. Spin quantum number, it is denoted by S, और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इट कैन अकोमोडेट, ठीक है। सो ये लाइन बन गई इस तरफ, और इस तरफ मैं यहाँ पे एक और लाइन बना लेता हूँ। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर n इज इक्वल टू 1 है तो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है L है दैट वुड ऑल्सो बी 0, वो 0 होगा और उसका ऑर्बिटल होगा s। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा और स्पिन क्वांटम नंबर में 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो +½ होगा या -½ होगा, ठीक है।
और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सिर्फ 2 ही अकोमोडेट कर सकते हैं। सेकंड, अगर मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ तो उसका जो मेरे पास शेल होगा दैट वुड बी L, और फर्स्ट का K होगा, सेकंड का L होगा, तो एजिमुथल क्वांटम नंबर L इज इक्वल टू 1 भी, 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, और S ऑर्बिटल भी हो सकता है और P ऑर्बिटल भी हो सकता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो 0 हो सकता है या +1 हो सकता है या 0 हो सकता है या फिर -1 हो सकता है। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर की 3 कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, लाइक हाफ, प्लस, -हाफ और प्लस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ। और जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अकोमोडेट कर सकते हैं 2s में और 6p में, तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 8। ये सिर्फ हो गया। अब अगर मेरे पास शेल है m, तो उसकी 2-3 प्रोबेबिलिटीज़ होंगी 0, 1, 2, s, p, d। अब याद आ गया, 0 +1 और 0 -1 और +2 +1, 0 -1 और -2 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसकी जो आपके पास होंगी स्पिन, हाफ प्लस, -हाफ प्लस हाफ और खाली सिंपल हाफ या माइनस हाफ। सिर्फ इसमें एक चीज़ याद रखो, प्लस हाफ और नेगेटिव हाफ को याद रखो सारे में, चाहे वो केल हो, चाहे एल हो, चाहे एम हो, बस ये याद रखो स्पिन क्वांटम नंबर प्लस या हाफ नेगेटिव। 2, 6, 10 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है n। अगर n इज इक्वल टू 4 है तो हमारे पास n शेल होगा, 0, 1, 2, 3 s, p, d, f, और इसका होगा +3, +2, +1, 0, -1, -2 और -3। वही बात +1, हाँ, प्लस हाफ कर लो और नेगेटिव हाफ कर लो स्पिन में, और 2, 6, 10 और 14 टोटल 32। अच्छा, अब मैं एक बात बता दूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p ऑर्बिटल में आपके पास 6 आ सकते हैं, d में आपके पास 10 आ सकते हैं और f में आपके पास 14 आ सकते हैं। ये जब आ सकते हैं जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो ना, 1s2, 2s2, 2p6, इस वाले में। तो ये बता रहा हूँ मैं कि इसमें आपके पास s में 2, p में 6, d में 10 और f में 14। अब मैं आगे पढ़ाऊँगा तो आपको याद होना चाहिए ये बात। ठीक है, ये कॉलम अच्छी तरह समझ लो। आगे बढ़ते हैं तो डिफ़ाइन करते हैं अब हर एक उसको क्वांटम नंबर को। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की अगर मैं बात करूँ दैट इज़ n, शॉर्ट फॉर्म। सो n इज इक्वल टू 1 corresponds to the shell number 1, shell number 1, and shell number 1 is the innermost shell। ठीक है, this number tells the energy of electron। कौन सा क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। द लार्जर वैल्यू ऑफ n, जितनी लार्जर वैल्यू ऑफ n होगी, ग्रेटर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज़्यादा होगी। द वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी ज़ीरो, ज़ीरो नहीं हो सकती, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। इफ एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ लार्जर क्वांटम नंबर टू अ लोअर क्वांटम नंबर या लोअर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसमें आपकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब होगी, एमिट होगी। जब जंप कर रहे हैं तो भाई एमिट होगी ना, एमिटेड होगी आपकी एनर्जी, और जब लोअर से लार्जर पर जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो ये मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। अब आता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। याद है इसको मैंने क्या कहा था, एक और नाम, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, दैट इज़ द L। इसकी बात करते हैं। L कैन टेक वैल्यूज़ फ्रॉम L इज इक्वल टू 0, 1 और n-1। n इज इक्वल टू 1, सो L इज इक्वल टू 0। 1 सब शेल कॉरस्पॉन्ड टू द 1s। n इज इक्वल टू 2, L क्या होगा? 0 और 1 मैं पढ़ा चुका हूँ। तो 2 सब शेल्स हो सकते हैं s और p, यहाँ सिर्फ एक हो सकता है s।
n इज इक्वल टू 3, so l इज इक्वल टू 0, 1 और 2, so SPD, तो ये आपके पास में टोटल नंबर ऑफ सब शेल्स एलोकेट हो सकते हैं। सो अब एक और कॉलम बनेगा, दैट इज़ द सब शेल, एक मिनट, दैट इज़ द सब शेल, और इस तरफ है वैल्यू ऑफ n, सब शेल S तो L0, सब शेल P तो L1, सब शेल D तो L2, सब शेल F तो L3, ठीक है। तो अब एक और में क्वांटम नंबर, दैट इज़ द मैग्नेटिक quantum number, that is noted by the m. M can be -1 to +1, or the value of m can be positive, negative और 0। अब मेरे पास है इलेक्ट्रॉन या स्पिन क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, that is noted by the s. The electron may be spinning clockwise or the anti-clockwise, ठीक है। By the spin of +12, अगर आपका clockwise होगा तो +12, और अगर एंटी क्लॉकवाइज, ये प्लस का है और ये नेगेटिव का है, तो एंटी क्लॉकवाइज आपका होगा इस तरह। दैट डिस्क्राइब द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक और बात बताई थी मुझे, जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो आपका ऑर्बिटल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताता है, ठीक है, वही बात जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में थी। अच्छा, तो अब मैं एक समरी बना देता हूँ इन पूरे चारों मतलब क्वांटम नंबर्स की, एंड दैट समरी इज़, मैंने यहाँ पे रखा क्वांटम, और यहाँ पे रखा मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, यहाँ पे रखा मैंने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L, यहाँ मैंने रखा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और यहाँ मैंने रखा स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसने असाइन द इलेक्ट्रॉन शेल नंबर। n ने एक तो एनर्जी बताई हमें इलेक्ट्रॉन की, और एक और क्या बताई, असाइन द इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर, ये बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने। L ने जो बताया एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन ने, डिस्क्राइब द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। L ने बताया शेप ऑफ एन ऑर्बिटल एंड द नंबर ऑफ सबशेल्स। ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इस वक्त टेबल में बना के बता रहा हूँ कि आपको ये रट लेना है, याद कर लेना है। M ने बताया टेल अबाउट द ऑर्बिटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल बताया M ने। इसी के साथ साथ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, और एक और इसने बताया ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ओरिएंटेशन। S की बात करें तो इसने स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताया। तो ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया आपको बात। सो अब इस चैप्टर के हम तकरीबन एंड पर पहुंच चुके हैं, और बस कुछ रूल्स होते हैं जो हमें याद होने चाहिए। नंबर 1 रूल वी हैव n+l रूल। सो n+l रूल ये कहता है द सब शेल आर अरेंज्ड in the increasing order n+l values, and if any two subshells have the same n+l value, then that subshell is placed first whose n value, जिसकी n की वैल्यू इज़ स्मॉलर। अब ये क्या मैंने कहानी लिख दी है, मेरे ख्याल से आपको कुछ समझ नहीं आई होगी। अब बताता हूँ मैं इस पूरी कहानी का मतलब। तो पहले मैं नीचे आ जाता हूँ, अब आपको समझ आएगी ये बात। भाई फॉर एग्जांपल मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, इसकी वैल्यू क्या होगी n की 1,
क्योंकि 1 हमारे पास n है। अच्छा, इसकी l की क्या, ये n है, इसकी l की क्या वैल्यू होगी, s के लिए 0, तो n प्लस l, 1 प्लस 0 क्या होगा 1। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2s, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है। सो 2 प्लस 1 मेरे पास कितना हो गया, इज इक्वल टू 2 प्लस 1 मेरे पास होगा, सॉरी 2s है ये, बल्कि देखो मैंने ही गलती कर दी, 2s है, तो s के लिए l क्या होता है 0, तो 2 प्लस 0 कितना होगा आपके पास 2। ठीक है, अच्छा जनाब, अगर 2p है तो इसके लिए n क्या होगा 2, मगर l क्या होगा 1, तो 2 प्लस 1 क्या होगा मेरे पास 3। तो अब ये कहा जा रहा है, अगर फॉर एग्जांपल दो ऐसे ऑर्बिटल्स हैं लाइक 4p, 4 के लिए p के n की वैल्यू क्या है 4 और p के वैल्यू क्या है 1। ठीक है, सो 4 प्लस 1 कितना होगा 5। इसी के साथ साथ 5s है, 5s में 5 तो n है मगर 0 हमारे पास l है, सो 5 प्लस 0 कितना होगा 5। तो अब ये दोनों तो सेम एनर्जी लेवल्स के हो गए। n प्लस एल रूल ये कहता है जिसकी कम एनर्जी है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, उसके पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाके आपका लोकेट करेगा। अगर दोनों की एनर्जी सेम है, जैसे कि 5 और 5 सेम है, तो वो इलेक्ट्रॉन उसके पास जाएगा जिसकी n की वैल्यू कम होगी। 4 और 5 में से n में सबसे ज़्यादा कम किसकी है, 4 इज़ लोअर देन 5, तो इलेक्ट्रॉन आपका 4 में जाना पसंद करेगा, 5 में नहीं। दिस इज़ द n प्लस एल रूल। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। अब मेरे पास एक और रूल है, दैट इज़ द ऑफ बॉ रूल, ऑफ बॉ प्रिंसिपल या ऑफ बॉ रूल। तो ऑफ बॉ रूल ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सब शेल्स ऑफ अ शेल आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। ये थोड़ा n प्लस एल रूल से मिलता जुलता है। ठीक है, सो एनर्जी ऑर्डर ऑफ वेरियस सबशेल जो अब मैं दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरह है। सो इसका मतलब 1s2 की एनर्जी कम है 2s2 से, 2s2 की एनर्जी कम है 2p6 से, 2p6 की एनर्जी कम है 3s2 से, और 3s2 की एनर्जी कम है 3p6 से, 3p6 की एनर्जी कम है 4s2 से, 4s2 की एनर्जी कम है 3d10 से, और 3d10 की एनर्जी कम है 4s2 से, और 4s2 की एनर्जी कम है 4p6 से, और आगे फर्दर। दिस इज कॉल्ड द ऑफ बॉ रूल या ऑफ बॉ प्रिंसिपल। तो याद रखो ये वाली बात भी। तो अब मेरे पास एक और रूल है जो मैंने आगे छोड़ा था पीछे, दैट वाज द हंट्स रूल। हंट्स रूल, एक मिनट, हंट्स रूल जिसकी बुनियाद पर आपका जो था p ऑर्बिटल आपका मेंशन था। हंट्स रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये क्या बात हुई यार, इसका मतलब ये था, इसने ये कहा कि पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिटल्स like px, py, pz of a subshell या सब ऑर्बिट takes place only after each orbital is half filled, singly occupied, सिर्फ एक तरीके से ऑक्यूपाइड होना चाहिए। तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Z इज़ इक्वल टू 15 और ये मेरे पास है फॉस्फोरस, P मेरे पास फॉस्फोरस है। तो P15 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी होती है, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। ठीक है, अब 3s2 अगर हो गया मेरे पास, इसके बाद 3px, 3py
और 3pz, ठीक है। सो 2, 4 और 10 और 12, और मुझे 3 और चाहिए, तो 1, 2, 3, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या मैं ये कर सकता हूँ 3px2, तो 3py 1, तो 3pz के पास कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन, तीनों तो यहीं हो गए। तो हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ने भी यही कहा था कि अगर 3px और 3py और 3pz ऑर्बिटल्स मेरे पास बचे हुए हैं, तो जब तक हर एक ऑर्बिटल सिंगली इलेक्ट्रॉन से ऑक्यूपाई नहीं हो जाता, जब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी अगले इलेक्ट्रॉन के साथ। समझ आई बात? अगर 3px, 3py, 3pz आपके सिंगली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हैं, जैसे कि मैंने टिक किया, अगले इलेक्ट्रॉन जब तक आके पेयर नहीं कर सकते जब तक के ये दोनों तीनों सिंगली ऑक्यूपाइड ना हो। हम ये नहीं कर सकते कि एक 3px को मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स दे दूँ, 3py 3pz को मैं कहूँ कि तुम्हारे पास एक भी नहीं है। ये कहा था हंस रूल ने। तो अब हंस रूल की बात हो गई, ऑफ बॉक की बात हो गई, और आपके पास क्या कहते हैं n+l रूल की बात हो गई। अब मेरे पास इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा है और लास्ट रूल बचा है, दैट इज़ द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इट स्टेट्स, इसने कहा दैट नो टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन्स यानी कि ये मैंने इलेक्ट्रॉन्स बनाए, इन एन एटम कैन हैव द सेम स्पिन या सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब ये क्या बात हो गई? फॉर एग्जाम्पल 1s2 के अंदर जो हीलियम का मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, n और l और m की वैल्यूज़ आपस में डिफरेंट होंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्वांटम नंबर लिखूँगा और यहाँ पर मैं एक कॉलम बनाऊँगा, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ और सेकंड इलेक्ट्रॉन की अगर मैं बात करूँ, फर्स्ट में n कितना है 1, सॉरी ये है n, ये है l, ये है m और ये है s। तो यहाँ पर n है 1, यहाँ पर भी 1 है, l कितना है 0, यहाँ पर भी 0, m कितना है 0, यहाँ पर भी 0, मगर हाफ पॉजिटिव होगा इसके पास, हाफ पॉजिटिव होगा इसके पास और हाफ नेगेटिव होगा इसके पास। मतलब कि 1s2 के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन क्या हैं, ऑपोजिट हैं। ये एक का स्पिन इस तरफ है, एक का स्पिन इस तरफ है, ये दोनों अलग अलग स्पिन्स हैं। दैट इज़ डिस्क्राइब्ड बाय द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये हमारा मैटर करता है एंड दिस इज़ कॉल्ड द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है अपना टॉपिक ख़त्म किया, एटॉमिक स्ट्रक्चर विच इज़ द चैप्टर। अच्छा, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की एक सीक्रेट ट्रिक बता देता हूँ मैं, अगर आपको किसी की लिखनी हो तो दैट इज़ द 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2, 4p6, 4d10, 4f14। तो इस तरह करो, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, 3p6 और 4s2, 3d10 और 4p6 और 4d10। इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एलिमेंट की लिख सकते हो पेपर के अंदर अगर आपके पास आए, ठीक है। सो इस तरीके से हम जो है अपने जो चीज़ें हैं हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा मतलब चैप्टर थोड़ा लेंदी तो था, मगर ये कि आपको उसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हो किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अमूमन तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं इसके जो है MCQs कराऊँ, क्योंकि इसके MCQs हम जो पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे उसी में करेंगे, क्योंकि अभी हमें एक आइडिया नहीं किस तरीके के MCQs हो सकते हैं। मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है आप बस उसकी प्रैक्टिस रखो, ठीक है। सो उसकी मदद से हम कर सकते हैं ये सारी चीज़ें सॉल्व। मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, क्रोमियम
24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना दो भाई। अभी बना लेते हैं 1s2, 2s2, 2p6 10 इलेक्ट्रॉन्स, 3s2 12, 3p6 18, और 18 के बाद आपके पास क्या बचा, 4s2 20 और 3d4 24 हो गया। मगर जो d ऑर्बिटल है इसके अंदर टोटल होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स। हमें कहा गया कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अगर आप उसको कंसिडर करो। ऑफ बॉ प्रिंसिपल ने भी यही कहा था। अगर d 10 है तो d का हाफ क्या होगा, 5। सही है, तो यहाँ पर d का हाफ तो 4 है, मुझे तो 5 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 4s1 कर लूँगा और 3d5 कर दूँगा। तो इस तरीके से क्रोमियम की करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s1 और 3d5। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द क्रोमियम। तो इस तरीके से आप जो हो इसको सॉल्व कर सकते हो। और तो यहाँ पर हमने अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर को चैप्टर को ख़त्म किया। इस पूरे चैप्टर की मेन कॉन्सेप्ट्स को याद रखो। इसके एमसीक्यूज़ हम एंड ऑफ द, जब हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे नम्स के, उसमें देखेंगे। जो मसले वाली बात नहीं है तो पीएमडीसी पे भी आएंगे। तो हमने आज कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डिस्कवरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन, पॉजिटिव रेज, क्वांटम नंबर्स और शेप ऑफ ऑर्बिटल्स हमने सब डिस्क्राइब कर दिया। एंड दिस ऑल द थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड ओवर हेयर। ऑफ-बॉ रूल, पॉली एक्सक्लूजन रूल, हंस रूल, और ये सब चीज़ें हमने कर ली हैं, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग। अब इसको अच्छी तरह याद करना। देखो भाई, आपका काम है हर चीज़ को समझ के आपको करना होगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ समझा दी है और कोई चीज़ मुश्किल नहीं थी, बस याद करने वाली कुछ चीज़ें ज़्यादा हैं। तो बस इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट चैप्टर।